गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे खड़ी बोली। खड़ी बोली का परिचय, खड़ी बोली का नामकरण, खड़ी बोली का क्षेत्र और खड़ी बोली की विशेषताएं। कल हमने हिंदी का उद्भव और विकास पढ़ा था और उसी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के बोलियों में ये खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ और खड़ी बोली नामकरण कैसे हुआ, फिर इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ इसका परिचय हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि खड़ी बोली किसे कहेंगे, क्या होती है खड़ी बोली, इसके बारे में। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग वैसे दो अर्थों में होता है। एक है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में और दूसरा है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। कौन सा? एक तो साहित्यिक अर्थ के रूप में और दूसरा है दिल्ली के या मेरठ के आसपास के क्षेत्र के रूप में। यह दूसरे अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को खड़ी बोली कहते थे। खड़ी बोली भाषा विज्ञान की दृष्टि से स्टैंडर्ड यानी आदर्श हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त करती हैं, किंतु खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकलते हैं। खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिससे संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि हुई है। यानी इस भाषा में संस्कृत के शब्दों की बहुलता है और संस्कृत के शब्दों से ही इस भाषा की सृष्टि हुई है। इसी तरह इस भाषा में फारसी तथा अरबी के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि की गई। खड़ी बोली से ही एक तात्पर्य उस बोली से हैं जिस पर ब्रजभाषा या अवधी आदि की छाप न हो। ठेठ हिंदी, जिसे क्या कहा है? ठेठ हिंदी परिनिष्ठित पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। खड़ी बोली निम्नलिखित स्थानों के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, उधर अंबाला, कलसिया और पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद। फिर खड़ी बोली क्षेत्र के पूर्व में ब्रजभाषा, दक्षिण पूर्व में मेवाती, दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिम से पूर्व पंजाबी और उत्तर में पहाड़ी बोलियों का क्षेत्र मिलता है। मेरठ की खड़ी बोली आदर्श खड़ी बोली मानी जाती हैं, जिससे आधुनिक हिंदी भाषा का जन्म हुआ। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर व सहारनपुर में खड़ी बोली ये हरियाणवी की झलक देखने को मिलती है, यानी इस क्षेत्र में हरियाणवी का प्रभाव है। बागरू
जाटकी या हरियाणवी एक प्रकार से पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली हैं, जो दिल्ली में करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा, झिंद के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली का अर्थ या जब अर्थ का विश्लेषण किया तो अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग अर्थ दिए। खड़ी से खरी का अर्थ भी लगाया जाता है। खड़ी से खरी यानी प्योर, अर्थात शुद्ध अथवा ठेठ हिंदी बोली। शुद्ध अथवा ठेठ हिंदी बोली या भाषा को उस समय खरी या खड़ी बोली के नाम से संबोधित किया गया, जबकि हिंदुस्तान में अरबी, फारसी और हिंदुस्तानी शब्द मिश्रित उर्दू भाषा का चलन था, या अवधी या ब्रज भाषा का, या तो अवधी बोली जाती थी या ब्रज भाषा बोली जाती थी। ठेठ का शुद्ध ठेठ हिंदी या शुद्ध हिंदी का चलन उस समय नहीं था। लगभग 18वीं शताब्दी के आरंभ के समय कुछ हिंदी गद्यकारों ने ठेठ हिंदी में लिखना शुरू किया, यानी शुद्ध हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। इसी ठेठ हिंदी को खरी हिंदी या खड़ी हिंदी कहा गया। खड़ी बोली वह बोली है जिस पर ब्रजभाषा या अवधी आदि की छाप न हो। ठेठ हिंदी आज की राष्ट्रभाषा हिंदी का पूर्व रूप है। इसका इतिहास शताब्दियों से चला आ रहा है। यह परिनिष्ठित पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। खड़ी बोली या खरी बोली वर्तमान हिंदी का एक रूप है, जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान भाषा की सृष्टि की गई है और फारसी तथा अरबी के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि की गई है। दूसरे शब्दों में यह बोली जिस ब्रज या अवधी आदि की छाप न हो, ठेठ हिंदी अर्थात खड़ी बोली आज की राष्ट्रभाषा का पूर्व रूप है, जो शताब्दियों से चली आ रही है, जिस पर मुसलमान इस देश में आकर, यानी जिस समय मुसलमान भारत में आए, यहाँ आकर बस गए, उस समय उन्हें यहाँ की कोई एक भाषा ग्रहण करने की आवश्यकता हुई। वे प्राय दिल्ली और उसके पूर्वी प्रांतों में अधिकता से बसे थे और ब्रजभाषा तथा अवधी भाषाएं क्लिष्ट होने के कारण वे अपना नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने मेरठ और उसके आसपास की बोली ग्रहण की और उसका नाम खड़ी या खरी बोली रखा। इसी खड़ी बोली में वे धीरे धीरे फारसी और अरबी शब्द मिलाते गए, जिससे अंत में वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि हुई। विक्रमी 14वीं शताब्दी में पहल अमीर खुसरो ने इस प्रांतीय बोली का प्रयोग करना प्रारंभ किया और उसमें बहुत कुछ कविता की, जो सरल तथा सरस होने के कारण शीघ्र ही प्रचलित हो गई। बहुत दिनों तक मुसलमान भी इस बोली का बोलचाल और साहित्य में व्यवहार करते रहे, पर
धीरे धीरे हिंदुओं में भी उसका प्रचार होने लगा। 15वीं और 16वीं शताब्दी में कोई हिंदी के कवि भी अपनी कविता में कहीं कहीं इसका प्रयोग करने लग गए थे, पर उनकी संख्या प्राय नहीं के बराबर थी। अधिकांश कविता अवधी और ब्रज भाषा में ही होती थी। 18वीं शताब्दी में हिंदी विश्व साहित्य में इसका व्यवहार करने लगे, यानी 18वीं शताब्दी के लगभग हिंदी या खड़ी बोली का हिंदू साहित्य में व्यवहार करने लगे, पर पद्य में नहीं, केवल गद्य में। यानी यहाँ आते आते जो खड़ी बोली है गद्य का विषय बन गई, पद्य का नहीं। और तभी से मानो वर्तमान हिंदी गद्य का जन्म हुआ। इसके आचार्य मुंशी सदा सुखलाल, लल्लूलाल और सदल मिश्र माने जाते हैं। जिस प्रकार मुसलमानों ने इसमें फारसी तथा अरबी आदि के शब्द भरकर वर्तमान उर्दू भाषा बनाई, उसी प्रकार हिंदुओं ने भी उसमें संस्कृत के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान हिंदी प्रस्तुत की। इधर थोड़े दिनों में कुछ लोग संस्कृत प्रचुर वर्तमान हिंदी की भी कविता करने लग गए थे और कविता के काम के लिए उसे खड़ी बोली कहते थे। यानी जिस भाषा का उन्होंने कविता में उपयोग किया उसको उन्होंने खड़ी बोली नाम दिया। वर्तमान हिंदी का एक रूप जिसमें संस्कृत के शब्द की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा और फारसी तथा अरबी के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि की गई। साहित्य संदर्भ में ब्रजभाषा, अवधी आदि बोलियों में साहित्य का पार्थक्य करने के लिए आधुनिक हिंदी साहित्य को खड़ी बोली साहित्य के नाम से पुकारा जाने लगा। अब देखिए, यहाँ आकर हम पढ़ेंगे कि खड़ी बोली का नामकरण कैसे हुआ। खड़ी बोली अनेक नामों से जानने लगी तथा जैसे हिंदुई, हिंदवी, दक्षिणी, दखनी या दक्कनी, रेखता, हिंदुस्तानी आदि। डॉक्टर गियर्सन ने वर्नाकुलर हिंदुस्तानी तथा सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे जनपदीय हिंदुस्तानी नाम दिया। किसको? खड़ी बोली को। डॉक्टर चटर्जी खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को साधु हिंदी या नागरी हिंदी के नाम से अभिहित करते हैं, परंतु डॉक्टर गियर्सन ने इसे हाई हिंदी कहा। इसकी व्याख्या विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से की है। यहाँ हम एक दो उनकी व्याख्या देखेंगे कि किसने कैसी व्याख्या की है। कुछ विद्वान खड़ी बोली नाम को ब्रजभाषा सापेक्ष मानते हैं और वह प्रतिपादन करते हैं कि लल्लू जी लाल के बहुत पूर्व यानी 1803 ईस्वी से पूर्व यह नाम ब्रजभाषा की मधुरता तथा कोमलता की तुलना में उस बोली को दिया गया था, जिससे कालांतर में आदर्श हिंदी तथा उर्दू का विकास हुआ। ये विद्वान खड़ी शब्द से कर्कशता, कटुता, खरापन, खड़ापन आदि ग्रहण करते हैं। दूसरा मत है, कुछ लोग इसे उर्दू सापेक्ष मानकर उनकी अपेक्षा इसे प्राकृत, शुद्ध, ग्रामीण, ठेठ बोली मानते हैं। तीसरा मत है, अनेक विद्वान खड़ी का अर्थ सुस्थित, प्रचलित, सुसंस्कृत, परिष्कृत या परिपक्व
ता से ग्रहण करते हैं। चौथा मत ये है कि अन्य विद्वान उत्तरी भारत की ओकारांत, प्रधान, ब्रज आदि बोलियों को पड़ी बोली कहते हैं। कौन सी? पड़ी बोली। और इसके विपरीत इसे खड़ी बोली के नाम से अभिहित करते हैं, जबकि कुछ लोग रेखता शैली को पड़ी और इसे खड़ी मानते हैं। खड़ी बोली को खरी बोली भी कहा गया है। संभवतः खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर में किया गया है। ये था खड़ी बोली का नामकरण। अब हम देखते हैं कि कुछ और इसके मत हैं खड़ी बोली को लेकर के। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद रहा है। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी यानी प्योर, शुद्ध माना है, तो दूसरों ने खड़ी यानी स्टेडिंग, और अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली से, खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई तथा इसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा है कि इसमें खड़ी पाइयाँ अलग होती हैं और फिर ये बोली हैं कर्कशतापूर्ण हैं, खरी हैं, शुद्ध बात हैं, तो इसलिए इन्होंने कर्कशता से इसको जोड़ा। यूँ अभी तक प्रश्न अनिश्चित हैं कि खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग और बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इसमें पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। खड़ी बोली की क्या क्या विशेषताएं हैं इस पर जिक्र करेंगे। खड़ी बोली हिंदी की अन्य भारतीय भाषाओं की तरह संस्कृत पर आधारित है। पहली विशेषता है कि ये खड़ी बोली संस्कृत भाषा पर आधारित हैं। खड़ी बोली ने संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण को अपनाया है। खड़ी बोली की वर्णमाला भी संस्कृत की है और उच्चारण भी संस्कृत के हैं और संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को ग्रहण किया है। ये एक विशेषता है इसकी। दूसरी विशेषता, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें ध्वनि प्रतीकों, स्वर और व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। स्वरों में लघु और दीर्घ के लिए अलग अलग मात्राएं हैं और स्वरों की मात्राएं निश्चित हैं। तीसरी इसकी विशेषता है अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के अलग अलग लिपि चिन्ह हैं, यानी अल्प प्राण के अलग हैं और महाप्राण के अलग लिपि चिन्ह हैं। जैसे क अल्प प्राण और ख महाप्राण ध्वनियाँ हैं, दोनों के ही लिपि चिन्ह अलग हैं। चौथी विशेषता ये है कि जिन ध्वनियों के लिए चिन्ह नहीं थे उन्हें बाद में बना दिया गया। ऐसी ध्वनियाँ जिसके चिन्ह नहीं थे उनको बाद में चिन्हित कर दिया गया। जैसे क, ख, ग, ज, फ, ए, आ, तो ये जो है जिसमें क के, ख के, ग के, ज के, फ के नीचे नुक्ता लगाया और अ के ऊपर अर्धबिंदु, आ के ऊपर अर्धबिंदु लगा करके हमने हमारे लिपि चिन्ह बना दिए। इसमें 3 संयुक्त व्यंजन हैं, स्र, त्र और ज्ञ। इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक व्यंजन गढ़ दिए गए हैं, जैसे
ड़ और ढ। खड़ी बोली में वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप हैं। वह जो वर्ण जैसा है उसका सामान्य उच्चारण वैसा ही होता है। इसमें हर ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। हिंदी भाषा जिस रूप से बोली जाती है उसी रूप में आम तौर पर लिखी जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। आज हमने खड़ी बोली में खड़ी बोली का परिचय, उसका नामकरण और उसकी विशेषताएं पढ़ी हैं। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।